नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, उन्नयन संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी। आपको बता दें आज का कार्यक्रम पूर्णतः आधारित है आपके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर। तो आज के कार्यक्रम का शीर्षक भी है अपनी पहचान के हस्ताक्षर प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी। तो सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे और आपके व्यक्तित्व पर इस तरह से हमारे दर्शक आपसे रूबरू होंगे। तो सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो आरंभिक जीवन, जो बाल्यावस्था थी, शिक्षा दीक्षा जहाँ से हुई, सर इस संदर्भ में आप कुछ बताएं। विवेक जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे पिता सरदार प्रीतम सिंह बेदी रेलवे में उच्च अधिकारी थे। पंजाब के विभिन्न शहरों में तबादला होता रहता था और लगभग पंजाब के कई प्रमुख शहरों से मैंने शिक्षा ग्रहण की। उन शहरों में अमृतसर, जालंधर, नकोदर प्रमुखता मेरे शिक्षा ग्रहण करने के केंद्र रहे। मैंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से हिंदी में एमए किया, वहीं से पीएचडी की और फिर बतौर अध्यापक मेरी जिंदगी का पूरा सफर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के साथ जुड़ा रहा। यहीं अध्यापक की नियुक्ति हुई, रीडर बना, प्रोफेसर बना, अध्यक्ष हुआ और उसके बाद मैं डीन भाषा संकाय रहा। मेरे पीएचडी के गुरु हिंदी के प्रखर आलोचक चिंतक प्रोफेसर रमेश कुंतल बेग हैं। उनके निर्देशन में मैंने साहित्य के प्रथम पाठ पढ़े। उन्हीं के साथ पाश्चात्य स्रोतों के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन विषय पर पीएचडी का कार्य किया और फिर बाद में डॉक्टर तपेश्वर नाथ, जो मध्यकाल के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके निर्देशन में गुरमुखी लिपि में उपलब्ध पंजाब का हिंदी भक्ति साहित्य विषय पर डीलिट की उपाधि अर्जित की। मैंने पंजाबी के साथ भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने पंजाबी में एमए भी किया और पंजाबी मातृभाषा होने के कारण जन्म से लेकर आज तक पंजाबी की प्रगति, पंजाबी के विकास, पंजाबी की चिंतन धारा, पंजाबी साहित्य से मेरा अटूट संबंध है। बल्कि ये कहूँ कि मेरे लेखन का जो प्रेरणा स्रोत है वह है पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत है। इसलिए मेरा संपूर्ण शोध कार्य पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब की भाषा से, पंजाब के साहित्य से, चाहे वह मध्यकाल है, आधुनिक काल है या उससे पूर्व आदि काल है, तो मैंने अपने शोध के दौरान इन सभी कालों पर लगभग अपनी दृष्टि से चिंतन किया और उस चिंतन के आयाम लगभग 50 पुस्तकों के रूप में हिंदी जगत के सामने आए। मैंने पंजाबी में भी कई ग्रंथ लिखे। पंजाबी में साहित्य संदर्भ, गुरु नानक और गुरु नानक ते भारतीय संस्कृति, महान दार्शनिक अरबिंदु, और इसके साथ साथ मैंने जो गुरमुखी लिपि में, जिनकी लिपि गुरमुखी है, भाषा ब्रज है, अनेकों ग्रंथ यहाँ पर पुरातन
पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं उनका संपादन भी किया। और इस संपादन के माध्यम से मैंने मध्यकाल की विरासत को पहचाना। मध्यकाल में साहित्य के द्वारा, वाणी के द्वारा जो गुरु साहबान ने पंजाबियों को, भारतवासियों को, पूरे विश्व को आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद का कुछ अंश, कुछ प्रभाव मैंने भी ग्रहण किया। और इसी प्रभाव के अधीन मैंने दसम गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में जो विद्या दरबार की रहनुमाई की थी, उस विद्या दरबार में हिंदी के 52 कवि थे और गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से उन कवियों ने हिंदी उत्तर मध्यकाल के साहित्य को अनुपम कृतियां दी। वे कृतियां वीर रस की कृतियां हैं, भक्ति की हैं, नैतिक शिक्षा की हैं, अनुवाद की कृतियां हैं और उन कृतियों से पूरे का पूरा भारतीय वाङ्मय का उत्तर मध्यकाल पुनः आलोकित हो गया। पुनः भारतीय साहित्य को एक दिशा मिली और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी का महान व्यक्तित्व, वे संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। जाप साहब, उनकी एक रचना है, वह पढ़कर हमें भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को किस तरह से भारतीय भाषाओं के साथ जोड़कर एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बहुत बड़ा आशीर्वाद दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिया। गुरु तेग बहादुर जी ब्रज भाषा के अद्भुत वाणीकार थे और पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहब में भारतीय भाषाओं की अनेक सूक्ष्म धाराएं उपलब्ध होती हैं। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब का भाषक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो भारतीय वाङ्मय को, भारतीय साहित्य को, भारत की भाषाओं को समझने का विलक्षण अवसर हमें प्राप्त हो। मैं इन्हीं धाराओं के साथ अब तक आशीर्वाद लेता रहा हूं और अपने चिंतन को मांझता रहा हूं। इसलिए मैंने अभी कहा कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। मैंने पंजाब के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। वह पहला इतिहास है कि जिसमें चंद बरदाई से लेकर अद्यतन समकालीन लेखकों का धारावाहिक क्रमबद्ध विचार किया गया है, उनके साहित्य का विश्लेषण हुआ है और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में पंजाब का अवदान कहाँ ठहरता है, यह मैंने पूरे हिंदी प्रदेश और पूरे हिंदी पाठकों के सामने रखा। और मेरे इस छोटे से प्रयास से हिंदी की राष्ट्रीय पहचान बनी। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार, पहला उपन्यास रचा भाग्यवती 1888 में, आरती लिखी ओम जय जगदीश हरे, और उन्होंने लगभग 15 ग्रंथों की हिंदी में रचना की। 3 ग्रंथ पंजाबी में रचे, 5 ग्रंथ उर्दू और फारसी में रचे। और हिंदी का अवदान देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से पंडित श्रद्धाराम फिलौरी हिंदी के पहले उपन्यासकार ठहरते हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास के जिस उपन्यास का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास के रूप में किया है, पंडित श्रद्धाराम फिलौरी उनसे लगभग 20 वर्ष पूर्व हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती रचते हैं। हिंदी की पहली लोकप्रिय भक्ति रस से भरपूर आरती का सृजन पंडित श्रद्धाराम फिलौरी करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो पंजाब का इतना बड़ा आधुनिक काल तक
जो योगदान रहा। मैंने पंडित श्रद्धाराम फिलौरी के संपूर्ण वाङ्मय का 3 खंडों में संपादन किया। एक खंड में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी की जीवनी, द्वितीय खंड में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी का गद्य और तीसरे खंड में पंडित श्रद्धाराम फिलौरी का काव्य। मेरे इस प्रयास का हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने भरपूर नोटिस लिया और दर्ज किया इतिहासों में कि हिंदी का पहला उपन्यासकार पंजाब का रहने वाला पंडित श्रद्धाराम फिलौरी है। यह बात प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी के अनुसंधान द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। तो ये श्रेय मुझे मिला हिंदी जैसी बड़ी भाषा के साथ जुड़कर। मैंने हिंदी से बहुत कुछ सीखा। हिंदी केवल भाषा नहीं है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी विरासत है, हिंदी हमारी परंपरा है। और मुझे तो कई बार लगता है कि हिंदी का अर्थ भारत है, हिंदी का अर्थ एशिया का सांस्कृतिक इतिहास है। इसलिए मैं बराबर अपने लेखन में, अध्ययन में, अध्यापन में हिंदी भाषा के साथ जुड़ा रहा और इतनी बड़ी भाषा के दर्पण में मैं हमेशा पंजाब के योगदान को निहारता रहा। और इस दर्पण में मुझे कई सजीव चित्र पंजाब के, पंजाबी संस्कृति के, पंजाब के हिंदी लेखकों के उपलब्ध हुए, जिन्हें मैंने अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत पारदर्शी बनाया, चमकाया, ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर जा सके। निश्चित रूप से सर, हिंदी भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति की पहचान है और हमारे भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रसारित करने में हिंदी का अहम योगदान है। और आपके साहित्यिक हृदय से हमें निश्चित रूप से आशीर्वाद स्वरूप उसका अध्ययन करने से आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक लंबे समय से आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा समय काल है। इस समय की कुछ ऐसी बातें जो आप हमसे साझा करना चाहें। देखिए कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी, भारतेंदु ने तो बहुत पहले कहा था कि हिंदी नई चाल में ढल रही है। पर ये जो नई चाल है ना, ये जो नई चाल की पग ध्वनि है, ये 1950 के बाद हमें सुनाई देती है। हिंदी नई चाल में ढली और उसके ढलने में लगभग 1857 से लेकर भारतेंदु काल से लेकर आज तक कई सशक्त प्रयास हुए हैं। इन रास्तों पर कई महत्वपूर्ण दीपक जले हैं। मैं देखता हूं कि 1950 के बाद हिंदी गद्य, खास करके हिंदी कथा साहित्य, एक नया स्वरूप लेकर हमारे सामने आता है। प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान था, पर 1950 के बाद देखिए कि प्रेमचंद की जो धारा थी वो कई नए रास्ते अख्तियार करती है। उन रास्तों में सुरेशीनाथ रेणु, आगे और उसके इलाचंद्र जोशी और उसके साथ बहुत बड़े बड़े हिंदी के कवि, चाहे वह रामधारी सिंह दिनकर हो, महादेवी वर्मा हो, जयशंकर प्रसाद हो, मुक्ति बोध हो, अगे हो, धूमिल हो, कुमार विकल जैसा कवि, इन्होंने हिंदी का परिदृश्य बदल कर रख दिया। और इस बदले हुए परिदृश्य में हिंदी केवल हिंदी प्रदेशों की भाषा नहीं है। ये बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़िए, यहां तक के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी हिंदी साहित्य की भूमिका देखिए। वे बार बार उन लेखकों का उल्लेख करते हैं
जिनका संबंध हिंदी प्रदेशों से रहा, पर हिंदी किसी एक प्रांत की, किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं। हिंदी में पूरे भारतवर्ष के लेखकों ने अद्भुत योगदान दिया है, चाहे वे बंगाल के रहने वाले हों, चाहे वे महाराष्ट्र के हों, चाहे वे पंजाब के हों, जम्मू कश्मीर के हों, आंध्र प्रदेश के हों, तमिल के हों। इन लोगों ने हिंदी को अपने संस्कारों में जिंदा रखा, अपनी कृतियों में जिंदा रखा, और 1960 के बाद यह चेतना जागी कि अगर भारतीय साहित्य को देखना है, अध्ययन करना है, भारतीय साहित्य की मूल संवेदना को पहचानना है, तो हमें भारत में लिखे जा रहे हिंदी साहित्य की जरूरत है। हमें मातृभाषाओं में रचे जा रहे साहित्य की पहचान हमारे लिए जरूरी है। और विवेक जी देखिए, इस पहचान का जो पहला बड़ा आलोक स्तंभ है वह भी पंजाब का है। साहित्य अकादमी बनी, लोगों ने सोचा भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जाए। डॉक्टर राधा कृष्णन उस समय भारतीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या कोई ऐसा प्रारूप है मध्यकाल में जिससे भारतीय साहित्य की पहचान हो सके। हमारे पास वह प्रामाणिक प्रारूप है श्री गुरु ग्रंथ साहब। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 36 वाणीकार हैं, देश की प्रमुख भाषाओं के बड़े वाणीकार। मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं। नामदेव जी मराठी महाराष्ट्र के रहने वाले, श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरमुखी लिपि में उनकी वाणी है। कबीर साहब उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मध्यकाल के भक्त कवि, संत कवि, गुरु ग्रंथ साहब में सर्वाधिक भक्त वाणी में भक्त कबीर की वाणी को श्री गुरु अर्जन देव ने 1604 में श्री गुरु ग्रंथ साहब में रखा। हमारे सामने 12वीं शताब्दी के शेख फरीद हैं, फारसी के कवि हैं, पर उनकी पंजाबी की रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। राजस्थान के धन्ना कवि, राजस्थान के रहने वाले, श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरमुखी लिपि में उनकी वाणी दर्ज है। गुरु नानक देव जी पंजाबी के बहुत महान वाणीकार, उनकी संपूर्ण वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। तो भारतीय साहित्य को पहली बार मध्यकाल में 1604 में गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और श्री गुरु ग्रंथ साहब में उच्च कोटि के भारतीय वाणीकारों को, मेरे सामने जयदेव हैं, संस्कृत के कवि हैं, गीत गोविंद लिखते हैं। जयदेव के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। स्वामी रामानंद संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता, श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्वामी रामानंद का शब्द है। तो इस दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहब जो पंजाब की भूमि पर जिसका संपादन हुआ, वह भारतीय साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में हमें विविध जानकारी प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से कि हिंदी के विकास में हिंदी के बड़े वाणीकारों को, भारतीय साहित्य के बड़े वाणीकारों को समझने के लिए हमारे पास जो महास्रोत है वह श्री गुरु ग्रंथ साहब का है। मैंने अपने आलेखों में, शोध चिंतन में इन सभी वस्तु स्थिति को उभारने की कोशिश की है। हिंदी पाठकों का ध्यान तो इस ओर गया, हिंदी चिंतकों ने भी इसे समझा, पर इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं में लिखने वाले
जो मातृभाषा के बड़े कदावर लेखक थे, उन्होंने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की इस भूमिका को पहचाना। इसमें मुझे याद आते हैं प्रभाकर माचवे, मुझे याद आते हैं विनोबा भावे, मुझे याद आते हैं राधा कृष्णन जी, और मुझे याद आते हैं इन बहुत बड़े चिंतक दार्शनिक ओशो, जिन्होंने इस वांग्मय का पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ा अध्ययन भी प्रस्तुत किया और मौलिक अवधारणाओं को भी रेखांकित किया। 1970 के बाद आप देखिए, हिंदी साहित्य नई करवट लेता है। भारतेंदु ने कहा था कि नई चाल में ढलता है। 1970 के बाद नई करवटें शुरू होती हैं। आप भी विद्वान हैं, नई कविता, नई कहानी, सचेतन कहानी, कविता, ये सारे आंदोलन चलते हैं। पर इन आंदोलनों का अगर ऐतिहासिक संदर्भ देखा जाए तो इन आंदोलनों में पूरे भारतवर्ष के उन हिंदी लेखकों की आवाज हमें सुनाई देती है। कोई बिहार के गांव में बैठा लिख रहा है, कोई महाराष्ट्र के दूर स्थित प्रदेश में लिख रहा है, कोई चेन्नई में बैठा हिंदी की गाथा गा रहा है, और कोई पंजाब में बैठा हिंदी के कथा साहित्य को नई गरिमा प्रदान कर रहा है। मेरे सामने, मैं कोई बांट कर नहीं देखना चाहता साहित्य को, ये एक इकाई होता है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से, साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से, गहन अध्ययन की दृष्टि से, गहन पहचान करने की दृष्टि से मुझे लगता है कि खंड में भी अगर इस ज्योति के हम दर्शन करें तो एक महाखंड की ज्वाला हमारे सामने आती है। मेरे सामने कृष्णा सोबती है, बहुत बड़ी, ठीक है, पंजाब की रहने वाली है, पर हिंदी कथा साहित्य का वो धूमकेतु सितारा है जिसकी लौ आज भी हिंदी कथा साहित्य पर बराबर पड़ रही है। मेरे सामने अगेय है, पंजाबी है, हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार शेखर एक जीवनी, उनका महत्वपूर्ण उपन्यास, वो लेख क्या है, लाहौर का, और पूरा परिवेश क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में पंजाबियों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे। नदी के द्वीप, कितनी बड़ी दार्शनिक रचना, अस्तित्ववादी चेतना को वह नए आयाम में प्रस्तुत करते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है पंजाब की ये छवि एक नए दृष्टिकोण से पूरे हिंदी साहित्य को प्रभावित कर रही थी, और इसीलिए आप देखिए कि अब हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में है। मैं प्रायः सोचता हूं कि हिंदी अब इस देश की हाईवे है, हिंदी जीटी रोड है, और इस देश को दो शक्तियां अखंड भारत बनाती है, एक हिंदी और दूसरी जीटी रोड। इसलिए जो आपने ये कहा कि हिंदी की क्या दिशा है, तो हिंदी तो विवेक जी अब इस देश की मुख्य धारा की मुख्य भाषा है, जिसके माध्यम से भारतीय भाषाएं प्रफुल्लित होंगी। मेरा एक पक्का मत है कि हिंदी तभी प्रफुल्लित होगी, हिंदी तभी विकास करेगी, हिंदी तभी अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगी जब भारतीय भाषाओं का विकास होगा, पंजाबी विकसित होगी, बंगला का विकास होगा, उड़िया का विकास होगा, असमिया का विकास होगा, कश्मीरी का विकास होगा। हिंदी भारतीय भाषाओं
के साथ जुड़कर अपनी असीमता की पहचान कर सकती है। इसलिए हिंदी का एक और बहुत बड़ा दायित्व है कि वह भारतीय भाषाओं की चिंतन धारा को अपने साथ लेकर चले। और हिंदी में किन लोगों का स्वागत हुआ जिनके पास अपनी मातृभाषा की सुगंध थी। उस पंजाबी लेखक को पसंद किया गया जिसके पास खरी संवेदनशील पंजाबी शब्दावली थी। कृष्णा सोबती क्यों याद रहेगी कि पंजाबी शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस ढंग से किया कि हिंदी पाठक दंग रह गए। हिंदी पाठक के मन में उनकी गद्य संवेदना जागृत हो उठी। इसलिए बंगाली की भूरी भूरी सुगंध, मराठी का वर्चस्व, असमिया की भीनी भीनी सुगंध जब तक हिंदी नहीं अपनाती, मुझे लगता है कि हिंदी का कार्य क्षेत्र विस्तृत नहीं होगा। इसलिए अब भाषाओं के वर्गीकरण की जरूरत नहीं। अब भाषाओं को किसी एक मजहब के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। अब भाषाओं को क्षेत्रीयता के तंग दायरों से बाहर निकालना होगा। पंजाबी के लोकगीत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग उस पर झूमते हैं। बंगाली जबान का कथा साहित्य पूरा देश पढ़ता है। इसलिए आज हमें हिंदी की उस धारा की जरूरत है जो निर्बाध रूप से बहे और हिंदी भाषा के जो द्वीप बने वे द्वीप पंजाबी के हों, बंगाली के हों, मराठी के हों, डोगरी के हों, असमिया के हों। भारतीय भाषाएं इन द्वीपों के रूप में हिंदी के साथ मिलकर एक नया महासागर बनाएं और उस महासागर में हम हिंदी के बिंब को देखें। मेरी तो यही अभिलाषा है। निश्चित रूप से सर, हमने आपके वक्तव्य से जाना कि हिंदी वह हाईवे है जिससे वह भारतीय संस्कृति सभ्यता को विश्व स्तर पर प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं और हम इस माध्यम से अपनी संस्कृति को का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कर रहे हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि यदि हम आपके पुरस्कारों की, सम्मानों की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्यातियों की बात करें तो उसकी एक लंबी फेहरिस्त हमें नजर आती है। आपसे जानना चाहेंगे सर, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए विवेक जी, रचना प्रमुख होती है, सृजन यात्रा आशीर्वाद देती है। पुरस्कार, मैं ये नहीं कहता कि गौण होते हैं, पुरस्कार प्रेरणा के स्रोत होते हैं। पुरस्कार से पहचान बनती है, साहित्यिक जगत में स्वीकृति मिलती है, आनंद भी आता है, सामाजिक रुतबा भी बढ़ता है। इन सब के बावजूद एक अच्छा लेखक, एक अच्छा रचनाकार और एक अच्छा चिंतक हमेशा प्रयास में रहता है इनके पार जाने के लिए। और जब हम इस ख्याति की नैया से पार उतरते हैं तो हमारा संघर्ष बोलता है, हमारा चिंतन बोलता है। मुझे तो याद आता है शमशेर जी का कहना, अब मैं नहीं बात बोलेगी। लेखक पुरस्कार मिले, लेखक खामोश हो जाए, उपलब्धियां आए, लेखक चिंतनशील हो जाए, विनम्र हो जाए, फिर उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, फिर बात बोलती है। जब बात बोलती है उसके पीछे लेखक की आत्मा का सच छुपा होता है। मुझे जब जब भी इन पुरस्कारों की उपलब्धियां मिली, मैंने वाहिगुरु का शुक्र किया। मैंने अपना अंदर टटोला कि मैं कहाँ खड़ा हूँ,
और आप देखिए कि मैंने उस परिवर्तन को भी महसूस किया कि व्यक्ति किस तरह से उपलब्धियों के पार जाकर अपने चिंतन में डूबकर वह अपनी आत्मा की पहचान करता है। मैं अपनी ही एक उदाहरण देता हूं। मेरी अगर आप काव्य यात्रा देखें तो मैंने शुरू में जैसे होता है ऐसी कविताएं लिखी जिनका आधार तत्काल प्रतिक्रियाएं थी। ठीक है, कि उनका एक सामाजिक संदर्भ भी था, उनका एक रोमांटिक हाशिया भी था। धीरे धीरे मैं दूसरे कविता संग्रह में उस यात्रा के साथ जुड़ा जहां संकट, संघर्ष, अभाव थे, मध्यम वर्ग की त्रासदी थी। चौथे संग्रह में प्रकृति ने मुझे खींचा। पांचवें संग्रह में मैंने आत्मचिंतन किया। अब एक संग्रह आया 2 साल पहले, एकांत में शब्द। जिंदगी का चिंतन धारा बदल गई थी। मुझे अंदर से परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया कि जिंदगी का उद्देश्य भौतिक है, पर पार भौतिक भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ अध्यात्म चिंतन भी है जो दिन भर आपकी देह की इकाई को कोशिश करता रहता है आत्मा की परछाई बनाने का। मैंने एकांत में शब्द काव्य संकलन की कविताओं में आत्मा की इस परछाई का पीछा किया और अब इन दिनों मैंने जो कविताएं लिखी उनका संग्रह तैयार है। नाम रखा है अनुबंध के भोजपत्र। ये आत्मा की परछाई को मैंने देखा था एकांत के शब्दों में। अब मैं आत्मा का साक्षात्कार करने की कोशिश मैंने इन कविताओं में की है। तो विवेक जी पुरस्कार काफी दूर तक ले जाते हैं। उन पुरस्कारों की जो बैसाखियां होती हैं वो मदद करती हैं, पर वो धर्मवीर भारती ने कहा था कि चलना तो हमको ही होगा, आखिर होंगे कौन चरण। चलना तो हमें है, और चलना किसके सहारे है? आत्मानुभूति के सहारे, आत्मचिंतन के सहारे। तभी हम समाज को, तभी हम राष्ट्र को, घर को, गृहस्थ को, दोस्तों मित्रों को, पत्नी को, बेटे को, पत्नी को, सबको समझ सकते हैं। ये जो परिवर्तन है ये बढ़ती हुई आयु का सूचक नहीं, ये बढ़ती हुई आपकी उस मानसिक अवस्था का है जिस अवस्था में आप चिंतनशील होते हैं। निश्चित रूप से सर, पुरस्कार हमारे जीवन में प्रेरणा का एक स्रोत बनते हैं और साहित्यकार लगातार ये प्रयास करता है, एक लेखक, एक अच्छा लेखक ये प्रयास करता है कि इनके परे जाकर प्रयास करता रहे। और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कई साहित्यिक कृतियां आपने उनका सृजन किया है, कई सारे काव्य संग्रह आपके अभी प्रकाशित होने वाले हैं और तकरीबन 6 से 7 काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। सर इस संदर्भ में हमें थोड़ा बताएं, थोड़ी चर्चा करें। देखिए विवेक जी, हर साहित्यकार की लगभग जो शुरुआत है वह कविता से होती है। वह साहित्य की अन्य विधाओं की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे वह अपने मन के अनुरूप साहित्यिक विधाओं
के सृजन में रत हो जाता है। कोई उपन्यास की दुनिया में निकल गया, कोई कविता की दुनिया में निकल गया, कोई आलोचक बना, कोई नाटककार बना, कोई व्यंग लेखक बना। और अगर आप गहराई में जाइए, डॉक्टर नामवर सिंह कितने बड़े हिंदी के आलोचक। शुरुआत उन्होंने कविता लिखने से की थी और उनकी पहचान भी कविता में बनी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यात्रा चिंतन की दुनिया के साथ जुड़ गई। साहित्य का चिंतन, साहित्य की पृष्ठभूमि, साहित्य की मूल संवेदना की कई इकाइयों को उन्होंने कई बार नए नए ढंग से प्रस्तुत किया। मेरा लेखन भी कविता के साथ शुरू हुआ, पर मैं तो ये शुभ आशीर्वाद ही मानता हूं कि मैं कविता के साथ ही या कविता के साथ भी जुड़ा रहा। मेरा पहला संग्रह 1980 में आया। मैंने 15 साल की आयु में कविताएं रचनी शुरू की। एक बड़ा दिलचस्प बात है, आपने सुना होगा, हिंदी की एक बहुत बड़ा दैनिक समाचार पत्र है पंजाब केसरी। 1964 को शुरू हुआ। मैं उस समय 7वीं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। पंजाब केसरी के पहले अंक में मेरी कविता छपी। ये मेरी कविता की यात्रा थी और उस कविता की यात्रा में कई पड़ाव आए। पहला संग्रह आया गर्म लोहा, फिर आया पहचान की यात्रा, फिर कविता संग्रह आया किसी और दिन, फिर कविता संग्रह आया फिर से फिर कविता संग्रह आया और कहां, और फिर एकांत में शब्द। अब आ रहा है अनुबंध के घोर पत्र। और इस बीच हिंदी के मेरी लोकप्रिय कविताओं का एक संपादन भी हुआ और उस संपादन डॉक्टर बलविंदर सिंह हैं, उन्होंने किया और उसमें भी लगभग 70 के करीब कविताएं संकलित की गई। धुंध में डूबा शहर उसका नाम है। तो मेरी ये काव्य यात्रा बराबर चलती रही। मुझे कविता लिखकर बहुत कुछ जिंदगी की समझ आती है। कविता के माध्यम से मैं स्वयं को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, अपने चिंतन को निखारता हूँ, अपने अध्ययन अध्यापन के अनुभव को सूक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। देह और आत्मा के रिश्ते की इकाई को पहचानता हूँ। इसलिए आज आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कविता लिखी जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कविता की किताबें छप रही हैं। मैंने अभी जो संग्रह आएगा उसमें एक कविता है, उसमें भाव है उसका कि दुनिया में जितने खाली कागज हैं उन सब के ऊपर कविता लिख देनी चाहिए। इसलिए दुनिया के कागजों के ऊपर कविता लिख देनी चाहिए ताकि दुनिया सुखी हो सके, ताकि दुनिया एक बड़े अध्यात्म सुख का अनुभव कर सके, ताकि दुनिया के अंदर ज्ञान का, विश्वास का, आस्था का एक दीपक जल सके। इसलिए कागजों को कोरे नहीं रखना चाहिए। इन कोरे कागजों के ऊपर मानवता के विजय की गाथा कविता के रूप में लिखनी चाहिए। मैंने ऐसी कई चिंतन
धारा को पकड़कर कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसलिए कविता मुझे सुख देती है, कविता मेरी अनुभूतियों को प्रखर बनाती है और कविता मेरे लिए नया मार्ग प्रशस्त करती है ताकि मैं उस पर चलकर अपने को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और विश्व को, ब्रह्मांड को समझ सकूं और मैं उसकी अनुभूति को महसूस कर सकूं। बिल्कुल सर, और हमने लगातार इस बात को पिछले कुछ प्रश्नों में भी आपने सामने रखा कि हिंदी एक हाईवे के रूप में आज हम उसे देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सशक्त भाषा के रूप में पहुंचाने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या-क्या नए सुझाव किए जा सकते हैं, क्या नए उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, हिंदी 3 रूपों में हमारे सामने है। एक प्रांतीय स्तर, दूसरा राष्ट्रीय स्तर, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर। मैंने पंजाब के संदर्भ में कुछ बातें रखी। राष्ट्रीय संदर्भ में जैसे आपने कहा कि अब वो हाईवे है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तो विवेक जी यह है कि एशिया के देशों की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। चीनी भाषा के बाद हिंदी के सर्वाधिक जानकार पाठक हैं। पूरी दुनिया में 70 करोड़ लोग या तो हिंदी जानते हैं, या हिंदी बोलते हैं, या हिंदी समझते हैं, या हिंदी पढ़ लिख लेते हैं। विश्व के 70 करोड़ लोगों की भाषा का नाम हिंदी है। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति हिंदी भाषी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब हिंदी के बिना विश्व का गुजारा नहीं। अभी पीछे विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ कहाँ? अमेरिका में, वाशिंगटन में, और वहां पर भी उस केंद्र में जो केंद्र यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, यूएनओ के, और जो यूएनओ के सचिव हैं, उन्होंने 3 बातें हिंदी के विषय में कही। पहली बात कही कि हिंदी प्राचीन भाषा है। दूसरी बात कही हिंदी को सीखना आसान है। और तीसरी बात कही कि दुनिया के आने वाले दिनों की भाषा हिंदी होगी। ये जो आने वाले दिनों की भाषा हिंदी होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की ओर हिंदी का जो बढ़ते हुए चरण है उसकी ओर संकेत है। 257 देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत है, सर्वाधिक विद्यार्थी वहां हिंदी सीखते हैं। हिंदी सीखने से कुछ नहीं होगा, हिंदी बोलने से कुछ नहीं होगा। विश्व और तरह से हिंदी के लिए तैयार है। हिंदी मंडी की भाषा बन रही है, व्यापार की भाषा बन रही है, लेन देन की भाषा बन रही है। और एक उदाहरण विवेक जी देखिए, कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल बेचने के लिए भारत के कोने कोने में दिन रात यात्राएं कर रही हैं, माल बेच रही हैं। उन कंपनियों के इस प्रयास के पीछे हिंदी भाषा खड़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के जो
सेल्समैन हैं, जो उनके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वे हिंदी सीखते हैं। मैंने पूछा चीनी बच्चियों से कि आप हिंदी क्यों सीख रही हैं, तो उनके दिमाग में यही था कि अगर हमने अपने देश का माल बेचना है तो हिंदी की जरूरत है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय धारणाएं हैं, जो हमारे राजनीतिक संबंध हैं, जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं, ये तभी मजबूत होंगे। ये पूरी दुनिया समझ रही है, अमेरिका भी समझ रहा है, रूस भी समझ रहा है, अरब देश भी समझ रहे हैं, एशिया के देश भी समझ रहे हैं कि अगर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने हैं, अगर मोदी जी का आशीर्वाद लेना है, तो उन्हें लगता है कि वहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी की जानकारी जरूरत है। इसलिए हिंदी व्यापार की मंडी की भाषा बन रही है, बनेगी। और मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों की भाषा हिंदी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों की विश्व की जो संपर्क भाषा बनेगी वह हिंदी बनेगी। आज इसका छोटा सा प्रमाण है, दुनिया के प्रत्येक देश में भारतवासी बसे हुए हैं। एक भारतवासी जो व्यापार करता है, मान लो वो अमेरिका में रहता है और दूसरा भारतवासी व्यापारी रहता है किसी अन्य अरब देश में, तो आपस में जब वो लेन देन करते हैं तो वो अंग्रेजी का उपयोग नहीं करते, वह हिंदी में बतियाते हैं, हिंदी में अपना बातचीत करते हैं, हिंदी में लेन देन करते हैं। इसलिए ज्यों-ज्यों भारत की आर्थिक दशा सुधरेगी, ज्यों-ज्यों आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, हिंदी उस आर्थिक शक्ति को दूर दूर दराज के इलाकों में ले जाएगी। और मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया की संपर्क भाषा तो हिंदी अवश्य बनेगी। और एक बात और, सार्क देश बहुत जल्दी हिंदी को एक ऑफिशियल भाषा के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं। जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज की ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, उसी प्रकार सार्क देशों की जो अधिकृत भाषा होगी वह हिंदी होगी। इसके लिए प्रयास जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकारी तौर पर भी इसकी घोषणा की जाए। इसलिए हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो देखिए विवेक जी, कभी लोग कहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य नहीं डूबता। ये मुहावरे के अब अर्थ मेरे लिए दूसरे हैं। अब पूरे विश्व में हिंदी का सूर्य नहीं डूबता। जैसे वो कहते थे कहीं ना कहीं सूर्य उदय होता है, पूरे विश्व के देशों में कहीं ना कहीं हिंदी का सूरज उदय हुआ होता है। इसलिए हिंदी अब वह शक्तिमय रोशनी है जिसका सूर्य पूरे विश्व में हर समय चमकता रहता है। यही शुभकामनाएं हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को आने वाले दिनों में और अधिक सुनिश्चित करेंगी। निश्चित ही दक्षिण एशियाई देशों के समूह, चाहे सार्क देशों की बात हो और चाहे उत्तर एवं दक्षिणी भारत की, हिंदी निरंतर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और भारतीय सभ्यता की एक पहचान के रूप में उभरी है और एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत की भी पहचान को विश्व फलक पर प्रसारित कर रही है। सर, जब हम देखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सशक्त भाषा के रूप में हिंदी जहां अपनी छवि बिखेर रही है, वहां पर हम ये भी देखते हैं
कि हिंदी पाठकों में निरंतर इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है। ऐसे में कई संभावनाएं तो बड़ी हैं हिंदी पाठकों के सामने और इस प्रकाशन क्षेत्र में, लेकिन कुछ चुनौतियां भी उभरी हैं। तो हिंदी पाठकों की संख्या में निरंतर और भी वृद्धि की जा सके, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, संकट गहरा है, चिंता भी है। पुस्तक आदमी की जिंदगी से खिसक रही है। कई कारण हैं, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहे हैं। चुनौतियां हैं, पर आप देखिए फिर भी प्रबुद्ध पाठक वर्ग दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर जा रहा है। छोटी सी उदाहरण है, अभी भी जब पुस्तक मेले लगते हैं, चाहे दिल्ली में पुस्तक मेला लगे, चाहे देश के छोटे छोटे कस्बों में नेशनल बुक ट्रस्ट किताबों के मेले लगाए, आज भी प्रत्येक जगह पर लाखों रुपयों की पुस्तकें बिकती हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाठक हैं, किताबें बिक रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, पर इस भ्रम में जीना नहीं चाहिए। ये निश्चित है कि किताब के सामने चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना कैसे हो। एक तो मुझे लगता है कि किताबों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, चाहे वो पुस्तक मेलों के रूप में हो, चाहे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, पाठशालाओं में। और इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पाठशाला से, स्कूल से। बच्चों को बड़ी खूबसूरत, रंग बिरंगी, रुचि भरपूर छोटी छोटी किताबें छापकर उनके घरों तक और उनके स्कूलों तक पहुंचाई जाए। हर बच्चे के बैग में स्कूल की किताबों के साथ साथ एक ऐसी रोचक पुस्तक भी अपना स्थान ग्रहण करे जिसे बच्चा केवल मनोरंजन का साधन ना समझे, बल्कि ज्ञान की पिपासा को मिटाने के लिए भी वह किताब बच्चे का साथी बने। ऐसा नहीं है, रूस में क्रांति के बाद ये सब कुछ हुआ। अमेरिका ने जब घर घर में लाइब्रेरी का आंदोलन चला तो बच्चों के हाथों में किताबें थमा दी गई। और यहां तक कि वियतनाम, छोटा सा देश, अमेरिका के साथ जूझा, पत्नियां, बच्चे, हर वियतनामी सिपाही मोर्चे पर जाकर लड़ता था। और घर में क्या होता था? घर में बच्चे किताबें पढ़ते थे, बीवियां उपन्यास पढ़ती थी, वियतनाम का इतिहास पढ़ती थी, और पूरे वियतनाम में एक नई क्रांति ने जन्म लिया। ये संकट किताबों के माध्यम से हल हुआ। हमारे देश में भी उदाहरण है। बंगाल के घर घर में आप किसी भी ड्राइंग रूम में चले जाएं, किसी भी कमरे में चले जाएं, आपको गरीब से गरीब बंगाली जो आर्थिक अभाव की चक्की में पिस रहा है, उसके पास भी 15-20 किताबें हैं। वह भी टैगोर की गीतांजलि को जानता है, वह भी शरतचंद्र के उपन्यास के बारे में जानता है। तो ये जो आंदोलन है, इसे आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। और अब तो आप देखिए, स्वदेशी को हम समझ रहे हैं, मातृभाषाओं के महत्व को समझ रहे हैं। अब तो होना चाहिए सरकार की प्राथमिकता पंजाबी को, असमिया को, बंगाली को उनकी किताबें छापने में, घर घर तक पहुंचाने में, अनुदान देने में
अगर ये सारे प्रयास किए जाएं तो मुझे लगता है किताब जिंदगी से खिसकेगी नहीं। किताब फिर पुनः केंद्र में आएगी और पुनः प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और ये सारे के सारे अनुभव अब लोग साझे करने लगे। मराठी में लाखों नाटक के पाठक हैं, नाटक देखने वाले दर्शक हैं। मुझे तो पंजाबी में भी लगता है कि यहाँ पर नाटक को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पर पंजाबी कविता के रसिए बहुत हैं। पर अगर इन अनुभूतियों को प्रामाणिकता की दृष्टि से व्यवहारिक रूप से एक आंदोलन का रूप दिया जाए तो मुझे लगता है कि जिस भारतीय साहित्य की गरिमा की, जिस भारतीय साहित्य के विरासत की आज हम चर्चा करते हैं, चाहे वो वेद है, उपनिषद है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है, रामायण है, महाभारत है, जरूरत है कि महाभारत की कथाओं को छोटी छोटी किताबों में, राम कथा की घटनाओं को छोटी छोटी किताबों में, गुरु ग्रंथ साहब के उपदेशों को छोटे छोटे पैम्फलेटों में पुनः लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए, नई पीढ़ी में रुचि पैदा की जाए तो लगता है कि पुनः एक क्रांति, किताबों की क्रांति लौट आएगी। और ये जो बार बार हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, सच्ची बात तो ये है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, पर बनेगा अपने ज्ञान पोथियों के माध्यम। और ये ज्ञान पोथियां जब घर घर में अलख जगाएंगी तो फिर जरूरत नहीं है कहीं जाकर कोई प्रचार प्रसार करने की। एक पोथी, एक ज्ञान की पोथी हजारों पाठकों की सांझ पैदा कर देगी और किताब एक बड़ी भूमिका में पूरे विश्व को वासुदेव की माला में रोकर रख देगी। निश्चित रूप से किताबें ही हमारे ज्ञान का मुख्य स्रोत रही हैं और रहेंगी, और आपके सुझावों के माध्यम से और हम नवीन पथ पर, सुधार के पथ पर अग्रसरित हो सकेंगे। और इस दिशा में जो सरकार की पहल रही है, घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक जैसी जो योजनाएं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा चलाई गई हैं, निश्चित रूप से आप जैसे विद्वज्जनों के सुझावों के आधार पर हम निरंतर अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी इतने संपूर्ण आप सर्वज्ञता के एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर आपका अधिकार है, आधिकारिक अध्ययन रहा है, क्षेत्र रहा है। आप साहित्य की अगर किसी एक विधा के रूप में अगर आप अपने आप को देखते हैं तो किस एक विधा में आप ज्यादा अपने आप को प्रमुखता के साथ सशक्त हस्ताक्षर के रूप में देख पाते हैं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। दो तरह से मैं इस प्रश्न की चिंता में उतर सकता हूं। मैं मूलतः खुद को एक अनुसंधान कर्ता के रूप में देखता हूं। ज्ञान की उस पुरातन परंपरा के नवीकरण में मैंने जो प्रयास किए हैं वह मुझे एक शोधकर्ता की भूमिका में खड़ा कर देते हैं। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को मैं प्यार करता हूं, वह कविता है। कविता बराबर लिखता हूं, कविता बराबर पढ़ता हूं, कविता बराबर जीता हूं। और दूसरा, पंजाब का भूगोल, पंजाब की विरासत, पंजाबियत के विभिन्न आयाम मुझे सदा आकर्षित करते हैं। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं इस परंपरा में, इस विरासत में, इस चिंतन धारा में मुझे अपना भी एक छोटा सा बिंब दिखाई देता है। और उस बिंब के माध्यम से मैं अध्ययन अध्यापन से
जुड़ा रहता हूँ और यही मेरे लिए संतोषप्रद बात है। धन्यवाद सर। सर मैं आपके अमूल्य समय में से थोड़ा सा और समय चाहूंगा और अपना अंतिम प्रश्न इस प्रकार से रखना चाहूंगा कि क्या सर आपकी भावी भविष्य में जो भावी योजनाएं हैं किस रूप में आप उन्हें देख पा रहे हैं? विवेक जी, मैं 2 काम करना चाहता हूँ। एक काम पंजाब के हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास की एक रूपरेखा मेरे पास है कि जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा। मैं चाहता हूं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में जो हिंदी का सृजन हुआ, लेखन हुआ, उसका भी बृहत इतिहास लिखा जाए और ये इतिहास बहुत बड़े इकाई होंगे। मेरे सामने पंजाब को ही अगर मैं लूं तो 10वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक 1000 सालों से भी ज्यादा हिंदी की परंपरा है। चंद बरदाई पंजाब का, लाहौर का रहने वाला था। चंद बरदाई से लेकर कुमार विकल तक 1000 साल से ऊपर हजारों ग्रंथों का सृजन पंजाब की भूमि पर हुआ। इन ग्रंथों का केवल अवलोकन नहीं, मूल्यांकन, ऐतिहासिक संदर्भ, भाषागत अध्ययन के आधार पर हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अलग अलग प्रांतों के भाषा विभाग, साहित्य अकादमी या अन्य जो भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्हें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और मेरा तो ये एक सपना है कि पंजाब के हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 5 खंडों में लिखा जाए ताकि एक एक कृति, एक एक रचनाकार, एक एक परिस्थिति, एक एक प्रवृत्ति, एक एक भाषा इकाई का भरपूर विस्तृत चिंतन करने के पश्चात उसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का हिस्सा बनाया जाए ताकि हम हिंदी की उस बृहद भूमिका को समझ सके जिसकी आज जरूरत है। इन प्रश्नों और इन प्रत्युत्तरों में हम कहीं ना कहीं भविष्य की नवीन संभावनाओं और हिंदी साहित्य के एक नवीन आयाम को देख सके और आपके मार्गदर्शन के अनुसार हम निम्नलिखित विषयों पर पूर्णतः प्रकाश डाल सके। आपके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के आधार पर हमने कई चीजों को समझा। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन की इतने मार्मिक प्रसंगों को हमसे साझा किया। अपने कर्म, रचना कर्म हो, चाहे साहित्य कर्म हो, चाहे आपका व्यावहारिक जीवन हो, आप निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने हैं। और मैं कहूँ तो कर्म योद्धा के रूप में आप निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी का। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि सर निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, आपका साथ, मार्गदर्शन हमारे ऊपर इसी तरह बना रहेगा। आप अपने कीमती समय जो हमें इस प्रकार प्रदान करते हैं उससे हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। मैं विवेक शर्मा संकल्प उन्नयन साहित्यिक चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।